मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज हम स्विट्जरलैंड में हैं। स्विस संविधान का अध्ययन करेंगे। इसके पहले के व्याख्यानों में ब्रिटिश और अमेरिका के संविधान का हमने अध्ययन किया। आज स्विट्जरलैंड के संविधान के अध्ययन की बारी है। देखें स्विट्जरलैंड का संविधान। स्विट्जरलैंड को अशांत क्षेत्र के मध्य एक शांति का द्वीप माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह एक तटस्थ राष्ट्र है। यहाँ तक कि 1990 के पहले इसने यूनाइटेड नेशंस की सदस्यता भी ग्रहण नहीं की। वह इसके पहले निर्मित राष्ट्र संघ का भी सदस्य नहीं बना था। तो स्विट्जरलैंड की विदेश नीति तटस्थ विदेश नीति मानी जाती है। हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। आप लोग दुनिया के विभिन्न राष्ट्र आपस में लड़ते रहें, हम अपना सुखी जीवन यापन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या लगभग 60 लाख है। 60 लाख मतलब छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का लगभग 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा। तो इतना छोटा सा देश, छोटे छोटे प्रांत, कई प्रांत ऐसे हैं कि जिनकी जनसंख्या मुश्किल से 10,000 तक है, उससे भी कम है। और यह दुनिया के बड़े धनी लोगों की गुप्त पैसों को रखने का एक बहुत बढ़िया जगह है। इसे प्रेरणा मत लीजिए, लेकिन दुनिया के गुप्त धन यहाँ पर गुप्त रूप से रखे जाते हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े स्मगलर, बड़े बड़े धनी अपना 2 नंबर का पैसा यहाँ के बैंक में रखते हैं और बैंक इनकी सुरक्षा की गारंटी देता है। लेकिन यह बात भी कब तक छुपी रह सकती थी? प्रकट होने लगी। आखिरकार यूरोप और अमेरिका के राष्ट्रपति ने इन पर दबाव बनाना शुरू किया और स्विट्जरलैंड की सरकार में बाध्य होकर उनका नाम उजागर किया। भारतीयों का भी माना जाता है कि करोड़ों अरबों रुपए जो 2 नंबर का पैसा है वो सब यहाँ के गुप्त खातों में जमा है। और स्विट्जरलैंड आज तक भारत को इसकी जानकारी नहीं दिया है। लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से इस देश को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि यह शांति के क्षेत्र में, अशांति के क्षेत्र में एक शांत द्वीप है। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे, दुनियादारी से कोई ज्यादा मतलब नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई शोरगुल नहीं, बड़ी ही शांति के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। देखें स्विट्जरलैंड का संविधान, इसका विकास सबसे पहले 1291 से 1798 तक। 1291 के पहले यहाँ पर छोटे छोटे कैंटन हुआ करते थे। कैंटन मतलब राज्य या प्रांत। जैसे भारत में हम लोग उसको राज्य कहते हैं या प्रदेश या प्रांत कहते हैं, इसी प्रकार से स्विस के जर्मन भाषा, स्विस में जर्मनी भाषा भी बोली जाती है, फ्रेंच भी, इटालियन भाषा भी बोली जाती है और रोमन भाषा भी बोली जाती है। और जर्मन भाषा भाषी लोगों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर प्रांतों को कैंटन के नाम से जाना जाता है, कैंटन। तो यहाँ पर छोटे छोटे कैंटन हुआ करते थे, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और वो अपनी सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं किया करते थे। एक बार यह हुआ कि ऑस्ट्रिया के आक्रमण की संभावना इन कैंटनों को महसूस हुई कि ऑस्ट्रिया का पड़ोसी राष्ट्र है अभी भी। तो ऑस्ट्रिया के आक्रमण की संभावना को देखते हुए यहाँ पर 3 कैंटनों ने मिलकर के एक ढीला ढाला संगठन स्थापित किया और उसको इन्होंने नाम दिया राज्य मंडल, कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन शब्द का प्रयोग इसके पहले अमेरिका के संविधान में आ चुका है। तो 3 कैंटनों ने मिलकर के कॉन्फेडरेशन स्थापित किया और तीनों कैंटनों ने मिलकर के एकजुट होकर के ऑस्ट्रिया के आक्रमण को निष्फल बनाया। जब निष्फल बनाया, ऑस्ट्रिया हार गया, तो इस राज्य मंडल की लोकप्रियता बढ़ गई और अड़ोस पड़ोस के जो और भी
5 कैंटन थे, ये 5 कैंटन भी इसमें सम्मिलित हो गए, इनकी संख्या 8 हो गई। कॉन्फेडरेशन क्या होता है आगे करने पर फिर चर्चा करेंगे। तो इन कैंटनों की संख्या 8 हो गई। इसके बाद ऑस्ट्रिया ने दोबारा बदला लेने के उद्देश्य से इन पर फिर आक्रमण किए। तो पहले 3 कैंटनों से हारा था, तो 8 कैंटनों से जीतने का प्रश्न ही था, और 8 कैंटनों में मिलकर के फिर जब ऑस्ट्रिया का सामना किया, ऑस्ट्रिया को दूसरी बार हार का सामना करना, और इस राज्य मंडल की लोकप्रियता बढ़ गई और अड़ोस पड़ोस के और भी कैंटन आकर इसमें मिल गए। इस प्रकार से कैंटनों की संख्या 13 हो गई। इस प्रकार से ये आपस में जीवन यापन करने लगे। 1386 तक इनकी संख्या 13 तक पहुंची। दूसरा काल आता है 1798 से 1803 तक। फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई थी, तो फ्रांस के क्रांतिकारियों ने स्विट्जरलैंड पर आक्रमण किया और आक्रमण करके वहां पर हेलवेटिक गणराज्य की स्थापना की। तो फ्रांस का एक संक्षिप्त राज्य यहाँ पर इसको घोषित कर दिया गया, और इसी अवधि में इन 13 कैंटनों को और भी छोटे छोटे कैंटनों में बांट करके इनकी संख्या 23 कर दी गई। इसके बाद तीसरा काल आता है 1803 से 1815 तक। 1803 से 15 तक क्योंकि कैंटन स्वतंत्रता के आदी हो चुके थे, इन्होंने संघर्ष किया। परिणाम स्वरूप नेपोलियन की सरकार को इन कैंटनों को आंतरिक स्वायत्तता देने के लिए बाध्य होना पड़ा। यद्यपि यह फ्रांस के अधीन रहा, लेकिन इन कैंटनों को आंतरिक स्वायत्तता दी। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है 1815 से 1848। जब फ्रांस में नेपोलियन का पतन हो गया, तो इस राज्य मंडल ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। लेकिन इस बीच इन कैंटनों के बीच आपस में संघर्ष शुरू हो गए। कुछ धार्मिक द्वेष था, कुछ जातिगत द्वेष था। इस प्रकार से इनके बीच गृहयुद्ध शुरू हो गया, और इस गृहयुद्ध के बीच 1848 में इनके बीच एक समझौता हुआ। एक नए संविधान का निर्माण किया गया और इन कैंटनों के बीच आपस में समझौता हुआ, और इस समझौते के परिणाम स्वरूप एक नए संविधान का निर्माण किया गया। खुशी खुशी रहने लगे। फिर आगे चलकर 1874 में 5वां समय शुरू होता है। 1874 में उस संविधान को, जिसे 1848 में लागू किया गया था, उस संविधान को पूर्ण रूप से संशोधित कर नया रूप दिया गया, और इस प्रकार से 1874 में यह संविधान लागू हुआ, और वही संविधान आज भी स्विट्जरलैंड में चल रहा है। यहाँ पर कुल मिलाकर 22 कैंटन है। 22 कैंटन में 19 पूर्ण कैंटन हैं और 6 अर्ध कैंटन है। 6 अर्थात 3, तो 19 पूर्ण कैंटन और 6 अर्थात 3 कैंटन, मतलब 19 3 22 कैंटन। वैसे 19 पूर्ण कैंटन और 6 अर्ध कैंटन, लेकिन सामान्य शब्दावली में इसको 6 का आधा 3 होता है, 19 3 22, इसको 22 कैंटनों वाला एक राज्य मंडल कहा जाता है। राज्य मंडल क्या है? स्विट्जरलैंड के संविधान का पहला वाक्य शुरू होता है, हम स्विट्जरलैंड के 22 संप्रभु कैंटन। देखिए, संविधान कहता है संप्रभुता कैंटनों के पास है। राज्य मंडल के बारे में थोड़ी सी चर्चा आपके याद को थोड़ा सा स्मरण देता हूं। कॉन्फेडरेशन क्या है? जब छोटे छोटे राज्यों के सामने एक ही प्रकार की समस्या आ जाती है और ये राज्य अकेले उस समस्या का सामना नहीं कर सकते, तो ऐसे राज्य मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं, उसे राज्य मंडल कहते हैं। यह राज्य मंडल उन राज्यों की जो समस्या है, उस समस्या का मिलजुल करके सामना करता है। जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो राज्य मंडल भंग हो जाता है, राज्य मंडल खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से अमेरिका में 13 उपनिवेश थे, 13 उपनिवेशों ने मिलकर के इंग्लैंड से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, युद्ध किया, और जब युद्ध में इनको विजय मिल गई तो राज्य मंडल भंग हो गया।
इसी प्रकार से स्विट्जरलैंड में भी 3 कैंटनों ने मिलकर के ऑस्ट्रिया के आक्रमण के विरुद्ध राज्य मंडल का निर्माण किया। 3 से 8 हुए, 8 से फिर 13 हो गए। फिर ढीला ढाला संगठन, ढीला ढाला संगठन उस राज्य मंडल को कहते हैं जो एक खास उद्देश्य के लिए गठित किया जाता है और उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद यह भंग हो जाता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी स्विट्जरलैंड का अच्छा, उसके बाद राज्य मंडल का अगला स्टेप होता है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में 2 प्रकार की 2 बातें होती हैं, एक स्वायत्तता, दूसरी सुरक्षा। जब अमेरिका में 13 राज्य बन गए, स्वतंत्रता इनको मिल गई, तो इन 13 राज्यों ने सोचा कि हम लोग अलग अलग रहेंगे तो इंग्लैंड कभी भी, इंग्लैंड, फ्रांस या कोई भी यूरोपीय शक्ति हम पर आक्रमण कर सकती है, हमारी स्वतंत्रता को समाप्त कर सकती है। तो क्यों न हम सब मिल करके एक सुदृढ़ संघ की स्थापना करें। और इसी उद्देश्य से फिलाडेल्फिया सम्मेलन आयोजित किया गया। वहां पर नए संविधान का निर्माण हुआ और उस नए संघ को वहां के राज्यों ने स्वीकार किया और इस प्रकार से बड़े राष्ट्र की स्थापना हुई जिसे हम आज संयुक्त राज्य कहते हैं। स्विट्जरलैंड में अच्छा, यह जो अमेरिका का संघ बना, इसमें 2 प्रकार की बातें होगी। एक स्वायत्तता, मतलब राज्य सरकारों को पूरी तरह से स्वायत्तता दी जाती है कि वे संविधान के अधीन रहते हुए जो करना है करें, लेकिन संविधान की सीमा होती है। और दूसरा सुरक्षा। सुरक्षा इन राज्यों को मिलती है क्योंकि एक राज्य पर होने वाला आक्रमण पूरे राष्ट्र पर होने वाला आक्रमण संघ सरकार मानता है। तो यहाँ पर दोनों बातें हो जाती हैं, एक राज्यों को स्वायत्तता मिल जाती है और दूसरे राज्य को सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है। इसे संघात्मक व्यवस्था। स्विट्जरलैंड में पहले 3 मिले, फिर 8 हुए, फिर 13 हुए, लेकिन ढीला ढाला संगठन नहीं बना रहा। सभी कैंटनों ने मिलकर के तय किया कि हम संघ का निर्माण नहीं करेंगे, हम राज्य मंडल में ही बने रहेंगे। राज्य मंडल का सदस्य कभी भी अपनी सदस्यता को वहां से अलग कर सकता है, मतलब राज्य मंडल का कोई भी सदस्य वहां से कभी भी अलग हो सकता है। दूसरी चीज, राज्य मंडल में संप्रभुता नहीं होगी। राज्य मंडल में संप्रभुता राज्यों के पास होती है। तो राज्य मंडल में संप्रभुता राज्य के पास होती है, केंद्र में नहीं होती। संघात्मक शासन में संप्रभुता केंद्र के पास होती है, राज्यों के पास नहीं होती। तो यहाँ पर 22 कैंटनों ने मिलकर के 22 संप्रभु कैंटनों ने मिलकर के राज्य मंडल का निर्माण किया। तो स्विट्जरलैंड का संविधान स्विट्जरलैंड को एक राज्य मंडल मानता है। वैसे होने को व्यवहार में संघात्मक व्यवस्था है और किसी भी दूसरे संघात्मक व्यवस्था की तुलना में बहुत मजबूत है, सुदृढ़ है, लेकिन कानूनी दृष्टि से यह संघ नहीं है, यह राज्य मंडल है। ये है स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख बातें जो 1874 के पहले यहाँ पर घटित हुई। अब देखें स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं। इतना मानना पड़ेगा कि स्विट्जरलैंड के संविधान में कुछ ऐसी बातें हैं जो दुनिया के किसी भी देश के संविधान में नहीं है। हमने ब्रिटिश संविधान का अध्ययन किया। ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक, ब्रिटिश संसद संसदों की जननी, ब्रिटिश संसद की जिस रचनात्मक व्यवस्थापिका पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, संघात्मक व्यवस्था, दुनिया का प्रथम संघीय व्यवस्था और सुदृढ़ व्यवस्था, अध्यक्षात्मक पद्धति, इन चीजों का हमने अध्ययन किया। स्विट्जरलैंड में इन दोनों ही पद्धतियों की अच्छाइयों को लेकर के बुराइयों को छोड़ दिया गया है। इसलिए स्विट्जरलैंड के संविधान का अध्ययन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। आगे चल करके जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये सब चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। देखें कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले ये यूरोप का सबसे पुराना गणतंत्र है।
जहां यूरोप के विभिन्न देशों में राजतंत्रीय सरकारें थी, वंशानुगत राजतंत्रीय व्यवस्थाएं प्रचलित थी, उस जमाने से स्विट्जरलैंड में गणतंत्रीय व्यवस्था लागू हुई और अभी भी गणतंत्रीय व्यवस्था चल रही है। गणतंत्रीय व्यवस्था का मतलब होता है जहां पर कोई भी पद वंशानुगत न होता हो और देश का सबसे बड़ा पद आम जनता के लिए ही सुलभ होता है, उसे गणतंत्रीय व्यवस्था कहा। तो इसे यूरोप का सबसे पुराना गणतंत्र होने का गौरव प्राप्त है। दूसरी चीज, लिखित संविधान। यहाँ का संविधान लिखित है, जिसे 1874 में लागू किया गया। इसमें 123 अनुच्छेद हैं। इसकी तुलना में अमेरिका में 7 अनुच्छेद हैं, भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद। इस संविधान में केवल संघ सरकार के संविधान का वर्णन किया गया है और कैंटनों को अपना संविधान बनाने की छूट दी गई है, लेकिन कैंटनों के संविधान इस संघीय संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकते, तो कैंटनों को अपना संविधान बनाने की छूट है। तीसरी चीज, कठोर संविधान। कठोर संविधान, संविधान में संशोधन की पद्धति कठिन है। कैसे कठिन है? कोई भी संशोधन प्रस्ताव, कोई भी संशोधन विधेयक पारित तब होगा जब संसद उसको बहुमत से पास करेगी। एक। दूसरी चीज, जब आधे से अधिक कैंटनों की विधानमंडल उसको पास करेंगे। और नंबर 3, जब उसे जनमत संग्रह से पास किया जाएगा, तब जाकर के संशोधन होगा। वैसे सिद्धांत में ऐसा लगता है कि बहुत कठिन संशोधन व्यवस्था है, लेकिन उतना कठिन नहीं है व्यवहार में, क्योंकि कैंटनों से स्वीकृति मिल गई तो फिर जनमत से, जनता से स्वीकृति मिलने में देर नहीं होती। या यदि मान लीजिए जनमत संग्रह में कोई संशोधन विधेयक पास हो गया तो फिर राज्य विधानमंडल उसको अस्वीकार नहीं करते। तो इस प्रकार से 3 स्तर पर यहाँ पर संशोधन होते हैं: संसद की स्वीकृति, कैंटनों की स्वीकृति और जनमत संग्रह से स्वीकृति। जनमत संग्रह क्या है आगे चल करके चर्चा करेंगे। तीसरी चीज, यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की। संघात्मक व्यवस्था, लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, सर्वोच्च न्यायालय भी है, दोहरी शासन व्यवस्था है, संघ सरकार की शक्तियां अलग हैं, राज्य और कैंटनों की शक्तियां अलग हैं। अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार कैंटनों को दिया गया है, तो कैंटन अधिक शक्तिशाली हैं। यहाँ पर दोहरी नागरिकता है, मतलब स्विट्जरलैंड का प्रत्येक नागरिक स्विट्जरलैंड देश का नागरिक भी है और अपने कैंटन की भी नागरिकता प्राप्त करता है। यहाँ पर व्यवस्थापिका भी 2 सदनों वाली है, तो यहाँ पर सभी चीजें बड़े ही शांत ढंग से संपादित होती है। तो यहाँ के संघीय व्यवस्था महत्वपूर्ण है। फिर मिश्रित संविधान। स्विट्जरलैंड के संविधान के अध्ययन की उपयोगिता यह है कि यहाँ पर 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक बात कि इस संविधान में संसदीय शासन की अच्छाइयां और अध्यक्षात्मक शासन की अच्छाइयां दोनों पाई जाती हैं, लेकिन दोनों की बुराइयां छोड़ दी गई है। संसदीय शासन की अच्छाई क्या है? संसदीय शासन की अच्छाई उसका उत्तरदायित्व है कि मंत्रिमंडल अपने समस्त कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ये उसकी अच्छाई है। इसकी बुराई क्या है? इसकी बुराई है अस्थायित्व, मतलब कि मंत्रिमंडल कब भंग हो जाएगा कोई भरोसा नहीं। संसदीय शासन में किसी भी मंत्री को रात भर नींद नहीं आती। क्यों? क्या पता कल हमारा बहुमत खत्म हो जाए और हमारी कुर्सी छीन जाए। भारत में जो मिश्रित सरकारें अभी तक बनी है, संयुक्त मंत्रिमंडल वाली सरकार जो बनी, क्या कभी 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाई है? नहीं। केवल एक अपवाद है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जिसने 5 साल तक कार्यकाल पूरा किया। लेकिन इसके पहले जितने भी संयुक्त सरकारें बनी, कोई भी सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाई। तो संसदीय शासन की सबसे बड़ी खासियत है उत्तरदायित्व, और उसकी सबसे बड़ी कमी है अस्थायित्व। अध्यक्षात्मक शासन की अच्छाई क्या है? अध्यक्षात्मक शासन की सबसे बड़ी अच्छाई है स्थायित्व। अमेरिका का राष्ट्रपति एक बार यदि निर्वाचित हो गया, 4 साल तक वह निश्चिंत होकर के शासन करता है।
उसको केवल एक तरीके से महाभियोग से ही हटाया जा सकता है। और आज तक अमेरिका में कोई भी महाभियोग प्रस्ताव राष्ट्रपति के विरुद्ध पारित नहीं हो पाया है। तो राष्ट्रपति बिल्कुल निश्चिंत होकर के 4 साल तक अपनी नीतियां बनाता है और उन नीतियों को क्रियान्वित करता है। ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और अध्यक्षात्मक शासन की सबसे बड़ी बुराई क्या है? अनुत्तरदायित्व। ये राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए अर्थात कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। ये उसकी सबसे बड़ी बुराई है। स्विट्जरलैंड के संविधान में दोनों को मिश्रण किया गया है कि संसदीय शासन का उत्तरदायित्व है यहाँ पर और अध्यक्षात्मक का स्थायित्व भी है यहाँ पर। मतलब कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व है, लेकिन व्यवस्थापिका कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव से नहीं हटा सकती। तो इस प्रकार से यहाँ का संविधान मिश्रित है। संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों का मिश्रण यहाँ के संविधान में पाया जाता है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया के किसी भी देश में यह व्यवस्था नहीं पाई जाती, केवल स्विट्जरलैंड में पाई जाती। और जो दूसरी चीजें और भी बता रहे हैं। फिर है बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका, कार्यपालिका के 2 प्रकार होते हैं, एकल और बहुल। जहां पर कार्यपालिका की पूरी शक्तियां एक राष्ट्रपति में, एक व्यक्ति में निहित होती है, उसे एकल कार्यपालिका कहते हैं। जैसे अमेरिकन संविधान का 2य अनुच्छेद कहता है, अमेरिका की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। भारत के संविधान में लिखा है, संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। इंग्लैंड में एक सम्राट सर्वे सर्वा है। तो जहां पर कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति में निहित होती है, उसे एकल कार्यपालिका कहते हैं। लेकिन जहां पर कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति में निहित न होकर एक संस्था में निहित होती है और उस संस्था में कुछ सदस्य होते हैं, एक नहीं, अनेक नहीं, कुछ, सम, फ्यू, उसे बहुल कार्यपालिका कहते हैं। आप कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में भी तो ज्यादा लोग होते हैं, तो मंत्रिमंडल को बहुल कार्यपालिका क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते क्योंकि मंत्रिमंडल के निर्णय एक होते हैं, उनमें मतैक्यता पाई जाती है, वो अपने विचार भिन्न रूप में प्रकट नहीं कर सकते। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व से बंधा होता है, इसलिए मंत्रिमंडल में अधिक सदस्य होने के बावजूद मंत्रिमंडल एक होता है। जबकि बहुल कार्यपालिका में जो सदस्य होते हैं, इनके बीच मतभेद भी होते हैं और ये एक दूसरे की आलोचना भी कर सकते हैं। 7, स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां एक संस्था में निहित की गई है, उसे संघीय परिषद कहते हैं, फेडरल काउंसिल। उसमें 7 सदस्य हैं। ये 7 सदस्य एक दूसरे की आलोचना और विरोध भी कर सकते हैं। तो स्विट्जरलैंड में एक व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं है, 7 व्यक्ति राष्ट्रपति है। 7 व्यक्ति राष्ट्रपति है। और कैसे इनका काम चलता है आगे चलकर फिर बताएंगे। तो स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है। वैसे सोवियत संघ में प्रेसिडियम बनाया गया था। जब सोवियत संघ था वहां पर सामाजिक व्यवस्था थी, तो वहां पर प्रेसिडियम बनाया गया था। प्रेसिडियम होने को तो बहुल कार्यपालिका की संस्था थी, लेकिन वह एकल कार्यपालिका से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। फिर है दोहरी नागरिकता। यहाँ की नागरिकता दोहरी है, मतलब प्रत्येक नागरिक देश का भी नागरिक है और अपने कैंटन का भी नागरिक है। फिर है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो स्विट्जरलैंड में 3 चीजें महत्वपूर्ण हो गई। एक है मिश्रित संविधान, दूसरा है बहुल कार्यपालिका और तीसरा है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। यहाँ का प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्राचीन यूनान की प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था को स्मरण दिलाता है।
प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, मतलब कि जनता स्वयं शासन के कार्यों में भाग लेती है, स्वयं, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं। पूरी दुनिया में जो प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उससे हम अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र या प्रतिनिधि प्रजातंत्र कहते हैं, कि जनता अपने प्रतिनिधियों का शासन का निर्वाचन करती है, ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होकर के शासन करते हैं, उसे अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। दुनिया के सभी देशों में, स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होने का परिणाम यह है कि वहां पर व्यवस्थापिकाएं नहीं है। उन कैंटनों में, कुछ कैंटनों में व्यवस्थापिका ही नहीं है। जैसे गांव में ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होता है हमारे भारत में, ग्राम सभा में गांव का हर वयस्क व्यक्ति भाग लेता है। इसी प्रकार से स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में ये ऐसी ही व्यवस्था है। लेकिन भारत की ग्राम सभा भी प्रारंभिक स्तर पर है। स्विट्जरलैंड की ग्राम सभाएं बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं और पूर्व विधानसभा का हर काम करती है। इस पर भी विस्तार से चर्चा आगे होगी। तो यहाँ का प्रत्यक्ष प्रजातंत्र दुनिया के राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आकर्षण पैदा करता है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जिन लोगों को ऐसी शंका होती है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सफल होगा या नहीं होगा, स्विट्जरलैंड की व्यवस्था इन सबसे ऊपर के स्तर तक पहुंच चुकी है। आज कोई भी ये नहीं कहता, स्विट्जरलैंड में या दुनिया में कोई भी ये नहीं कहता कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सफल हो पाएगा कि नहीं। न केवल सफल हुआ है ये व्यवस्था, अपितु दुनिया भर के देशों के लिए यह एक प्रेरणा का काम करता है। और फिर संघीय सभा, यहाँ की संसद को संघीय सभा कहते हैं। संघीय सभा द्विसदनात्मक है, प्रथम सदन, द्वितीय सदन, और आखिर में है संघीय न्यायालय। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है जो संविधान और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है। लेकिन संविधान के सर्वोच्चता को बनाए रखने का इसको अधिकार नहीं दिया गया है। यहाँ पर न्यायिक पुनर्विलोकन, जो अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय की जान है, यहाँ पर न्यायपालिका को नहीं दिया गया है। यह केवल राज्य सरकारों के बीच आपसी विवादों का निपटारा करता है, बाकी यह दूसरा काम करता है। यह है स्विस संविधान की विशेषता है। देखें, स्विट्जरलैंड की सरकार का एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर जो कि क्लियर होना चाहिए ताकि आगे आपको अध्ययन करने में सुविधा हो। स्विट्जरलैंड की सरकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को संघीय सभा कहते हैं। इस संघीय सभा के दो सदन हैं, राष्ट्रीय परिषद, राज्य परिषद। राष्ट्रीय परिषद जैसे भारत में लोकसभा है, अमेरिका में प्रतिनिधि सभा है, इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स है। इसी प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रीय परिषद, नेशनल काउंसिल, इसके 200 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का निर्वाचन जनता स्वयं करती है। दूसरा है राज्य परिषद, जैसे भारत में राज्यसभा है, अमेरिका में सीनेट है, इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। यहाँ पर भी दूसरा सदन स्थापित किया गया है। इस दूसरे सदन को राज्य परिषद, राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम दिया गया है। और इसमें सीनेट के समान प्रतिनिधित्व है। हर कैंटन से 2-2 प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। 19/6 आधा, 19 दूनी 38 में 2-2 प्रतिनिधि, 19 दूनी 38 और 6, 38 से 44। इस प्रकार से राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 44 है। ये हुआ संघीय सभा। दूसरा है कार्यपालिका। यहाँ पर कार्यपालिका को संघीय परिषद कहते हैं, नेशनल काउंसिल, सॉरी फेडरल काउंसिल। इस फेडरल काउंसिल में कार्यपालिका के 7 सदस्य होते हैं। बोल कार्यपालिका मतलब पूरे प्रशासन को, पूरे शासन को अलग अलग 7 भागों में बांटा गया है। जैसे गृह, वित्त, रक्षा, डाकतार, संचार, रेलवे, इस प्रकार से 7 भागों में बांटा गया है। 7 भाग में एक-एक सदस्य होते हैं।
और उस विभाग के ये प्रभारी होते हैं, मुखिया होते हैं, और अपने समस्त कार्यों के लिए, अपने विभागीय कार्यों के लिए ये सब इसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, संसद के प्रति, संघीय सभा के। तो यहाँ पर उत्तरदायित्व भी है और स्थायित्व भी है। ये सातों सदस्य राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। तो सामान्य बोलचाल में हम कहते हैं स्विट्जरलैंड में 7 व्यक्ति राष्ट्रपति हैं। इन सातों का जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन, मुखिया नहीं, चीफ नहीं, प्राइम नहीं, केवल प्रथम व्यक्ति, अध्यक्ष, सभापति, इन सातों व्यक्तियों में जो मुखिया होता है, जो सभापति होता है, उसे राष्ट्रपति के रूप में कुछ काम करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज का उद्घाटन करना हुआ, तो सातों व्यक्ति उद्घाटन करने जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वहां पर चेयरमैन जाता है, वह राष्ट्र का प्रतीक होता है। लेकिन इन बाकी 6 लोगों से वह सुप्रीम नहीं होता, इन सबके साथ एक व्यक्ति होता है। हाँ, जैसे लॉर्ड मार्ले ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में कहा था कि वह समकक्षों में प्रथम होता है, तो यहाँ भी वह समकक्षों में प्रथम होता है, प्राइम या सुप्रीम नहीं होता। अन्य सदस्यों की बात, वह भी एक सदस्य होता है। हाँ, उसका कार्यकाल 1 साल होता है, अगले साल फिर कोई चेयरमैन बनेगा, अगले साल फिर कोई, इस प्रकार से बारी बारी से चेयरमैन बनते रहते हैं। लेकिन उनका कार्यकाल 4 साल है। इन 4 वर्षों में कभी एक व्यक्ति, 4 साल में कभी एक व्यक्ति 2 बार चेयरमैन नहीं बन सकता। तो बारी बारी से ये सातों लोग एक एक करके चेयरमैन बनते जाते हैं, और ये अपने समस्त कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन संसद इन सातों को अविश्वास प्रस्ताव से नहीं हटा सकती, ये एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पर उत्तरदायित्व भी है और स्थायित्व। और संघीय न्यायालय अपना अलग है, और यह नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा करता है, संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी इसको नहीं दी गई। ये है स्विट्जरलैंड के संविधान का एक मोटा सा पहलू। अगले व्याख्यान में फिर हम संघीय कार्यपालिका, संघीय सरकारी को देखेंगे। आप सभी को धन्यवाद।